टुडे विल स्टार्ट चैप्टर 17 स्टार्स इन द सोलर सिस्टम। तो स्टार्स जो कि हम रात को आसमान में चमकते हुए देखते हैं, उनको देख के बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं, बहुत सारा एक आनंद भी फील होता है, बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। तो स्टार्स जो है वो बहुत दूर हैं हमसे, और वैसे जब सोलर सिस्टम की बात आती है तो काफ़ी हमारे अंदर उत्सुकता जागती है कि हमारा सोलर सिस्टम दिखता कैसा है। जब हम किसी एस्ट्रोनॉट के द्वारा लिया गया कोई फ़ोटो है या पिक्चर है वो देखते हैं टेलीविज़न में या टेक्स्ट बुक में या कहीं और, उसको देख के कितना मतलब मनमोहक दृश्य हमारे सामने आ जाता है। तो चलिए आज हम जानेंगे स्टार्स और सोलर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले The moon is the brightest object in the night sky. The stars, the planet, the moon and many other objects in the sky are called celestial objects. तो वैसे तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे हैं अंतरिक्ष के अंदर, और उन सबको मिलाकर हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर पाए जाते हैं अंतरिक्ष के अंदर उनको हम कहते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स और बहुत सारे दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो हम स्काई में यानी कि आसमान में देख सकते हैं, उन सबको हम कह सकते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। और इसमें मून जो है वो सबसे ज़्यादा चमकने वाला सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई की बात करें। तारे तो इतने नहीं चमकते हैं जितना चांद चमकता है, तो इसीलिए मून को ब्राइटेस्ट कहा गया। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमेना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका हमने नाम लिया अभी, जिनको हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, उनकी स्टडी की जाती है, उस स्टडी को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी। पुराने समय की बात करें तो लोग स्काई यानी कि अंतरिक्ष को देखकर, आसमान को देखकर ऑब्जर्वेशंस बनाते थे, यानी कि ऊपर देखकर वो देखते थे कि चांद यहाँ पर है, चांद का शेप ऐसा है, तो उसके आधार पे वो लोग अपना नॉलेज जो था वो गेन करते थे। जैसे कि द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वाज हाईली एडवांस फॉर देयर टाइम। पैसेज ऑफ द सन, स्टार्स, मून एंड प्लैनेट इन द स्काई हेल्प देम टू डिवाइस कैलेंडर्स एंड एल्मनेक्स, यानी कि वो कैलेंडर और डायरीज वगैरह बना लेते थे। किसकी मदद से? सिर्फ सूरज और चांद के मूवमेंट से, यानी इनको पता लग जाता था कि अभी एक दिन चला गया है, ये कौन से तारीख हो गई है, तो सूरज की पोजीशन आजकल तो हम नोटिस नहीं करते ना कि सूरज कहाँ से उग रहा है, कैसे उग रहा है, लेकिन पहले लोग उसी के आधार पर साल कितने दिन हैं, क्या महीना चल रहा है, उसका अंदाज़ा लगाते थे, क्योंकि उस समय कैलेंडर्स वगैरह की सुविधा नहीं होती थी। These were often used by people in their day-to-day conduct and a better understanding of climate and choice of crops, fixing the dates of seasons and festivals. अब उस समय क्या ज़रूरत थी भाई डेट जानने की? अरे भाई उस समय के लोग भी तो हमारे जैसे ही थे, हमारे पास अभी कैलेंडर होता है, हमारे पास बहुत सारा मौसम का ज्ञान होता है, मौसम विभाग में जानकारी देता है भी ये ठंड का मौसम आ रहा है, इस बार ठंड इतनी पड़ेगी, बारिश आ रही है, इस बार इतनी बारिश होने की आशंका है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे जो लोग थे वो इतने ज़्यादा सक्षम थे कि वो मौसम का पता लगा लेते थे। तो इसके द्वारा उनको पता लगता था कि भाई अभी फसल कौन सी उगाई जाए, अभी आगे और ठंड बढ़ेगी कि गर्मी बढ़ेगी, तो उसके आधार पे वो अपनी फसलों का चयन करते थे। इसी के हिसाब से वो उनको सीजन्स का पता लगता था कि कौन सा सीज़न चल रहा है। अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में। आप जब मून को देखते हैं तो क्या आपको हर रोज वो एक ही साइज का दिखाई देता है? नहीं, मून हमें अलग अलग साइज का हर रोज दिखाई देता है। कभी वो कंप्लीट होता है, कभी थोड़ा कम हो जाता है, फिर कभी आधा हो जाता है, कभी आधे से आधा हो जाता है। इस तरीके से वो कंप्लीटली हमें विजिबल नहीं रहता है। सो ऑन द 15th डे द मून इज नॉट विजिबल, यानी कि 15 दिन के बाद मून गायब हो जाता है। 15 दिन दिखता है, 15वें दिन वो गायब हो जाता है। जो 15वें दिन जब वो गायब हो जाता है उसको हम कहते हैं न्यू मून डे। कौन सा डे? न्यू मून डे, क्योंकि उस दिन हमें मून दिखाई नहीं देता है और अगले दिन से फिर से मून दिखाई देने लगता है। जैसे आज न्यू मून डे है, यानी कि आज सूरज चांद दिखना बिल्कुल बंद हो गया है, तो अगले दिन चांद जो है क्या हमें पूरा दिखेगा? नहीं, चांद का थोड़ा सा हिस्सा दिखेगा, उसके अगले दिन थोड़ा और दिखेगा, और इस तरीके से वो बढ़ता जाएगा और फिर एक दिन फुल मून आ जाएगा। तो जिस दिन हमें चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसको हम न्यू मून डे कहते हैं। द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई, दिस इज नॉन एज क्रेसेंट मून। अगले दिन हमें मून का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है।
और इस थोड़े से हिस्से को कहा जाता है क्रेसेंट मून, याद रखिएगा। Then again the moon grows larger every day. On the 15th day once again we get a full view of the moon. और 15वें दिन फिर से हमें मून पूरा दिखाई देगा, फिर उस दिन हम कहेंगे कि आज फुल मून डे है। The various shapes of the bright part of the moon as seen during a month are called phases of moon. यानी कि जो मून आप अलग अलग तरीके से देखते हो ना, कभी छोटा, कभी आधा, कभी आधे से कम, कभी बड़ा, कभी बड़े से ज़्यादा, कभी एकदम राउंड, तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं फेजेस ऑफ मून, मून के फेजेस। मून के फेजेस जो हैं वो हमारे जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है उनका हमारे जीवन के साथ, क्योंकि जितने भी फेस्टिवल्स हमारे देश के अंदर मनाए जाते हैं वो फेजेस ऑफ मून के आधार पर ही मनाए जाते हैं। जैसे कि दिवाली की बात करें, दिवाली जो होती है दैट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे, न्यू मून डे पे मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक्स बर्थडे, दिस ऑल आर ऑन फुल मून डे। महाशिवरात्रि 13th नाइट को मनाई जाती है। ईद उल फितर जो है वो क्रेसेंट मून के अगले दिन मनाई जाती है। तो यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो उसका हमारे जीवन से काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से मून जो है वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। इससे पहले हम और जानते हैं कुछ। हमें इतना तो पता है कि मून जो है उसकी खुद की लाइट नहीं है। आप जब मून को चमकता तो देखते हो आप, लेकिन आपको पता है मून की खुद की लाइट नहीं है। तो खुद की लाइट नहीं तो भाड़े पे लेके आता लाइट नहीं। एक्चुअल में होता यूँ है कि जो मून है वो और हमारा जो सन है, सन की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके मून हमको अपने आप को चमकता हुआ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन एक्चुअल में मून सन की तरह चमकता नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी मून इज़ विजिबल ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। आप यहाँ पर जो पिक्चर देख रहे हैं 17.3, इसमें आप देखेंगे कि जो सन है इधर, ये जो आप देख रहे हैं ये येलो कलर का सन है, ऑरेंज कलर का, ये सूरज की रोशनी पूरी जगह पर फैली हुई है और उसी में आप देख रहे हो कि मून दिखाई दे रहा है आपको, और आप अर्थ पे देख रहे हो कि एक तरफ दिन दिखाई दे रहा है, एक तरफ रात। तो जो हिस्सा सूरज की तरफ होगा, आप यहाँ देख सकते हैं, जो हिस्सा सूरज की तरफ है वहाँ पर दिन होगा, लेकिन जो हिस्सा सूरज की तरफ नहीं है वहाँ नाइट है। और वहाँ से क्या दिखाई देगा? मून दिखाई देगा। और मून देखो सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे सामने। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मून जो है उसकी खुद की लाइट नहीं है। आप ये जो पोजीशंस हैं, पोजीशंस ऑफ मून इन ऑर्बिट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फेजेस, अब यहाँ देख सकते हो आप मून कैसा दिखाई देता है। आप यहाँ देख रहे हो ये बिल्कुल ब्लैक, यानी कि दिखाई ही नहीं दे रहा है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं मून 15वें दिन बड़ा हो जाता है। देखो कंप्लीट पूरा मून हो गया ना 15 दिन, यानी कि आधे राउंड के बाद, और उसके 15 दिन के बाद वो फिर से गायब हो जाएगा। तो ये मून की पोजीशन है अलग अलग दिनों पे। आपको ये भी याद रखना है कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, तो मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट कहलाता है। क्या कहते हैं हम मून को? सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ का सैटेलाइट। हर रोज जो है मून का साइज जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। The moon completes one rotation on its axis as it completes one revolution around the earth. मून जो है वो अपनी जगह पर भी घूमता है। तो एक रोटेशन अपनी जगह पर, अपनी ही एक्सिस के ऊपर भी वो घूमता है, और जब वो अर्थ का एक चक्कर लगा लेता है तभी वो अपनी जगह पर भी एक बार कंप्लीटली घूम चुका होता है। द मून सरफेस, अब हम बात करेंगे मून के सरफेस के बारे में, यानी कि मून की जो सतह है वो कैसी है। अब आप यहाँ पिक्चर जो देख रहे हैं, ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं 17.7 और 17.8, ये दोनों ही मून की सतहें हैं। सतह का मतलब सरफेस, जिस पे आप खड़े रहते हो, ज़मीन का प्रकार होता है वैसे ही। तो आप यहाँ पर मून पर क्या देख रहे हो 17.7 में और 8 में? मून में तो रेत ही रेत दिखाई दे रही है, मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है, और गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, धब्बे दिखाई दे रहे हैं ना। ये हमने दूर से फोटो लिए इसलिए हमको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ जाकर देखोगे तो बड़ी बड़ी खाइयाँ बनी हुई हैं, बड़े बड़े, जैसे पहाड़ों के बीच में खाई कैसे होती है, ऐसी गहरी खाइयाँ बनी हुई हैं जहाँ पर अगर इंसान गिर जाए तो उसका बाहर आना असंभव हो सकता है। अब ये भी बताया जाए कि मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ही मून के पास एटमॉस्फेयर है हमारी तरह, एयर नहीं है वहाँ पे। दूसरा,
मून के अंदर पानी भी नहीं है, यानी अगर वहाँ जाने वाले हो तो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना और पीने का पानी भी लेके जाना, वरना आप वहाँ पर मर जाओगे। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के एस्ट्रोनॉट जो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ही लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। ही वॉज फॉलोड बाय एडविन अल्ड्रिन। सबसे पहला जो व्यक्ति था जो चांद पे पैर रखने वाला वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उनके बाद उनके साथ कौन दूसरा व्यक्ति जो उनके बाद रखने वाला था पाँव, वो था एडविन अल्ड्रिन। आप यहाँ देख सकते हैं कि मून के ऊपर भी कैसे आपको रोशनी दिखाई दे रही है, तो यानी कि वो ऐसा ही दिखाई देता है हमको, एक्चुअल में उसकी खुद की कोई रोशनी नहीं है। आगे हम जानेंगे अभी स्टार्स के बारे में। स्टार्स, आप जब रात को देखते हो स्काई के अंदर तो बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं जो कि चमक रहे होते हैं। स्टार्स जो हैं उनकी खुद की लाइट होती है और उसी लाइट को एमिट करते हैं। द सन इज ऑल्सो स्टार। स्टार के पास, मून के पास खुद की लाइट है नहीं है, लेकिन स्टार्स के पास खुद की लाइट है। जैसे सन के पास लाइट है वैसे ही मून स्टार के पास भी लाइट है। तो जितने भी स्टार्स हैं वो सब अपनी अपनी लाइट को खुद एमिट करते हैं। और आपको ये भी बता दिया जाए कि सन जो है ना वो भी एक स्टार ही है, तो सन इज ऑल्सो स्टार। नाउ जो चीज़ आप ऊपर देखते हो, तारे, स्टार्स, वो आपको कितने बड़े दिखाई देते हैं? बिल्कुल डॉट की तरह, यानी कि एकदम छोटी सी डॉट होती है वैसे। लेकिन आपको बता दिया जाए कि वो सिर्फ उसके साइज़ की बात। अब देखो, अब यहाँ से आपको मैं फुटबॉल दिखाऊं, कितनी बड़ी दिखेगी? काफ़ी बड़ा साइज दिखेगा। वही फुटबॉल मैं आपसे 100 मीटर दूर फेंक दूं तो वहाँ पे साइज थोड़ा छोटा नहीं दिखेगा? आपको दिखेगा। और वही फुटबॉल मैं आपसे 1 किलोमीटर दूर फेंक दूं तो दूर से आपको क्या दिखेगा? एक डॉट दिखाई देगा, जैसे एक डॉट पड़ा है। जैसे आप कभी कभी हवाई जहाज़ को देखते हो, एरोप्लेन जो है, जब आप एरोप्लेन पे बैठने जाते हो यानी कि एयरपोर्ट पे, तो एरोप्लेन कितना बड़ा दिखाई देता है? बहुत बड़ा होता है। लेकिन जब आप उसको उड़ता हुआ देखते हो तो कितना दिखाई देता है? एकदम डॉट की तरह। ठीक है ना? इसका मतलब ये तो नहीं कि एरोप्लेन छोटा होता है, लेकिन वो छोटा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर उड़ रहा है, इसलिए। उसी प्रकार स्टार्स जो हैं वो भी हमसे बहुत दूर हैं और इसी कारण से वो हमको छोटे दिखाई देते हैं, वरना उनका साइज़ तो बहुत ही बड़ा है। स्टार्स जो हैं वो दिन में होते हैं कि नहीं आकाश में? नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं। वो दिन में भी होते हैं, रात में भी होते हैं, लेकिन दिन में सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है, जिस कारण से हमें तारे दिखाई नहीं देते हैं। अगर दिन के टाइम सूरज ना निकले तो आपको तारे दिखाई देंगे। एक स्टार जो ईस्ट से उगता है शाम के समय, वो वेस्ट में डूब जाता है सुबह सुबह। यानी कि तारे जो हैं वो भी ईस्ट से उगते हैं, यानी कि ईस्ट से चालू होते हैं उगना और वेस्ट की तरफ डूब जाते हैं, जैसे कि हम सन के बारे में कहते हैं वैसे ही। अब आगे दिया गया है यहाँ पर कॉन्स्टेलेशन के बारे में। कॉन्स्टेलेशंस, अब कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं? अब यहाँ पर एक और जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पोल स्टार, पोल स्टार के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसको हम ध्रुव तारा भी कहते हैं हिंदी में, ध्रुव तारा या फिर पोल स्टार। पोल स्टार जो है वो बहुत पुराने समय से ही यात्रियों को दिशा बताने की मदद करता है, क्योंकि वो हमेशा उत्तर डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में ही पाया जाता है। इसीलिए जो यात्रा करने वाले लोग, जो रेगिस्तान में या नाविक जो लोग होते थे, वो रात के समय, जिस समय मैप और ये चीज़ें नहीं होती, तो उस समय रात को पोल स्टार की डायरेक्शन को देखकर अपनी स्थिति का अनुमान लगाते थे। जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, पोल स्टार कहाँ दिखाई दे रहा है? नॉर्थ में, अर्थ के। कॉन्स्टेलेशन के बारे में जानेंगे भी। द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ अ रिकॉग्निजेबल शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन। अब तारे जब वो ग्रुप में पाए जाते हैं और कुछ ना कुछ शेप बनाते हैं, तब उसको कहते हैं हम कॉन्स्टेलेशन। क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेलेशन। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टेलेशन इन द नाइट स्काई। अगर आप रात के समय स्काई को देखोगे तो आप इनको आसानी से देख पाओगे। देखो यहाँ पर जो पहला आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड ग्रेट बेयर। ए पढ़ दिया ना 17.11 में।
पहला जो है उसको कहा जाता है ग्रेट बेयर, और दूसरा जो आप देख रहे हैं वो है ओरियन, तीसरा जो आप देख रहे हैं वो है कैसियोपिया, चौथा जो आप देख रहे हैं वो है लियो मेजर। तो ये चार जो हैं ये क्या है, चारों के चारों तारों का ग्रुप है, इसीलिए इसको कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। और ये जब आप देखोगे, जैसे कि जॉइन द लाइन्स आता है ना छोटे बच्चों को, कि लाइनों को मिला दो तो कोई ना कोई शेप बन जाता है काउंटिंग का, वैसे ही ये शेप है जिसको मिला दोगे तारों के डॉट डॉट को, अगर तारों को आप डॉट मानो तो उसको मिलाओगे तो आपको एक इस तरह का फिगर मिलेगा जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। One of the most famous constellations which you see during summer time is in the early part of the night is Ursa Major। समर के दिनों में, गर्मी के दिनों में जो आप देखते हो आसमान में तो आपको एक दिखाई देता है कॉन्स्टेलेशन जिसको कहा जाता है Ursa Major। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बिग डिपर, द ग्रेट बेयर और द सप्तऋषि। इसको तीन नाम दिए गए हैं। देखिए ये पहले वाला आप देख रहे हैं, दिस इज ग्रेट बेयर, ग्रेट बेयर, अर्सा मेजर या फिर सप्तऋषि भी इसको कहा जाता है। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टेलेशन। इसको सप्तऋषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 7 तारे होते हैं जो आपस में जोड़े जाते हैं। इट अपीयर्स लाइक अ बिग लेडल और अ क्वेश्चन मार्क। ये एक बड़े क्वेश्चन मार्क की तरह हमें दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? क्वेश्चन मार्क की तरह। There are 3 stars in the handle of the ladle and 4 in its bowl। यानी कि एक हत्थे वाला एक लोटा बोल सकते हैं जिसका लंबी डंडी हो, और वैसा एक लोटे की तरह भी ये दिखाई देता है, और ये क्वेश्चन मार्क की तरह भी दिखाई देता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं हैंडल में 3 तारे होते हैं, और बाकी जो कटोरी बनेगी जिसमें बाउल, उसके अंदर 4 तारे होते हैं। यानी कि इन लाइनों को आप जोड़ दोगे तो आपको ये बन जाएगा। देख रहे हैं पिक्चर में डिपर, तो यानी कि एक पानी पीने के लिए जो यूज़ किया जाता है वैसा ये दिखाई देता है। अर्सा मेजर को सप्तऋषि भी कहा जाता है, और इसके जो 7 तारे हैं उनको भारत के सभी सेजेस का नाम भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर पोल स्टार जो है वो कैसे लोकेट किया जाता है। अगर आप अर्सा मेजर को पहचानते हैं तो उसके अंत के जो 2 तारे होते हैं उनके ठीक ऊपर जो है आपको पोल स्टार चमकता हुआ दिखाई देगा। अर्सा मेजर मूव्स अराउंड द पोल स्टार। तो अर्सा मेजर जो है, जो आप अपनी अभी बात की जिसके बारे में, ये पोल स्टार के चारों तरफ मूव करता है। अब देखिए इसकी पोजीशन, पहले ये नीचे है फिर ऊपर चला जाएगा, इस तरह घूम घूम के ये उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ऐसा लगता है कि जितने भी तारे हैं वो सब पोल स्टार के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ओरियन की बात करते हैं। ओरियन एक और तरह का कॉन्स्टेलेशन है जिसको हम विंटर के समय देख सकते हैं, और ये भी बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर 7 से 8 तारे होते हैं। ओरियन को हंटर भी कहा जाता है। द 3 मिडिल स्टार्स रिप्रेजेंट, इसको हंटर भी कहा जाता है, और द 3 मिडिल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। इसमें बीच में जो 3 स्टार होते हैं वो हंटर की बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और द 4 ब्राइट स्टार्स अपीयर टू बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। जो 4 बाकी बचते हैं वो एक क्वाड्रिलेटरल की तरह दिखाई देते हैं। क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 कोनों वाला, 4 भुजाओं वाला कोई भी एक फिगर। द स्टार सीरियस विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज लोकेटेड क्लोज टू ओरियन। ये चीज़ आपको याद रखनी है, 1 वर्ड में पूछा जा सकता है कि सबसे ब्राइट स्टार कौन सा होता है। तो आंसर है इसका द स्टार ब्राइट सीरियस। ये जो है इसको सबसे छोटा स्टार, बड़ा स्टार माना जाता है। ये ओरियन के काफ़ी करीब दिखाई देता है। ठीक है, ये है सीरियस, यानी कि बीच की जो लाइन होती है ना ओरियन की, उसके बीच के जो 3 तारे हैं उन तीनों तारों के अगर आप सीधा जाओगे तो आपको सीरियस दिखाई देगा। तो आप इस प्रकार से सीरियस को लोकेट कर सकते हैं। कैसियोपिया की बात करते हैं। कैसियोपिया जो है वो भी एक इसी तरह की कॉन्स्टेलेशन है जो कि उत्तर स्काई में यानी कि नॉर्दर्न स्काई में दिखाई देती है विंटर सीजन में, और ये एक W या M की तरह दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कि W लेटर होता है या फिर एक M लेटर होता है, वैसा ये दिखाई देता है। आप यहाँ पर एक और पिक्चर देख सकते हैं 17.17, जिसमें हमारा पूरा जो सोलर सिस्टम है वो दिखाया गया है। किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है, बीच में सन है और उसके पीछे हमारे सारे जो प्लैनेट्स हैं वो चक्कर काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखेंगे
सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं पहले हम वो देखते हैं। द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम, यानी कि हमारा जो सन है और जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स उसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं, वो सब मिलकर बनाते हैं हमारा सोलर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटर्स। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। प्लैनेट्स हो गए, कॉमेट्स बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, मीटियर्स बोलते हैं। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट। अब सन और इन ऑब्जेक्ट्स के बीच के अंदर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है, जिस कारण से ये हमेशा सन के चारों तरफ घूमते हुए दिखाई देते हैं। अर्थ भी आप जानते हैं कि सन के चारों तरफ घूमती है और अर्थ भी सोलर सिस्टम का एक मेंबर है। और अर्थ जो है वो एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर जीवन है, बाकी किसी भी प्लैनेट पे जीवन नहीं है। हमारे 8 प्लैनेट जो हैं उनके नाम आपके सामने दिए गए हैं। मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, जो कि पहले 9 थे, अभी 8 हैं, क्योंकि एक प्लैनेट जो था प्लूटो, उसको हम प्लैनेट मानने से मना कर दिया गया। अब हम सन के बारे में बात करेंगे। सन जो है वो हमारे काफ़ी करीब है। सबसे करीब स्टार जो है हमारे वो सन है, इसीलिए वो हमें ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। ये हमेशा बहुत ज़्यादा हीट और लाइट देता है, भले दिन हो रात हो, वो हमेशा लाइट देता रहता है और हीट देता रहता है। लेकिन अब आप बोलोगे सर फिर रात को लाइट नहीं दिखती है हमको, क्योंकि रात के समय वो अर्थ जो है वो घूम जाती है। अर्थ का जो एरिया जो है वो एक एरिया सन के सामने होता है और दूसरा एरिया सन के पीछे होता है, जिस कारण से हमें वो एक समय पे ऐसा लगता है कि सन, हम बोलते जरूर है कि सूरज डूब गया है, एक्चुअली सूरज नहीं डूबा है, हमारी अर्थ घूम रही है। आगे हम बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स जो है उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, लेकिन वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार्स इज दैट स्टार्स ट्विंकल वेयरएज प्लैनेट्स डू नॉट। स्टार्स और प्लैनेट्स को अलग अलग करने का, अगर आप उसके बीच में भेद जानना चाहते हो तो आपको, अगर आप देख रहे हो तो आपको दिखेगा कि वो प्लैनेट है कि स्टार है। उसको जानने के लिए स्टार जो होते हैं ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं, लेकिन प्लैनेट जो है चमकते नहीं हैं। प्लैनेट जो है वो एक पर्टिकुलर रास्ते पे सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और उस पर्टिकुलर रास्ते को कहा जाता है ऑर्बिट। क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। ठीक है, ये याद रखना आपको, उसको कहा जाता है ऑर्बिट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि एक चक्कर लगाने में प्लैनेट को कितना टाइम लगता है उसको उसका रेवोल्यूशन पीरियड कहा जाता है। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेज फ्रॉम द सन। जैसे जैसे प्लैनेट जो है वो सन से दूर जाएगा, उसका टाइम जो है, पीरियड जिसको हम बोलते हैं, वो भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप किसी ग्राउंड में घूम रहे हो और आप ग्राउंड के अंदर अंदर घूम रहे हो, आप देखो जैसे पिक्चर में दिखा रखा है 17.18 में कि वो लड़की बीच में खड़ी है और उसके चारों तरफ बच्चे चक्कर लगा रहे हैं। तो जो सबसे पास में होगा उसको छोटा चक्कर लगाना पड़ेगा, जो सबसे दूर होगा उसको सबसे ज़्यादा चक्कर लगाना होगा, लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमको बताती है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें भी ऐसा ही है कि जो प्लैनेट्स करीब हैं वो छोटा चक्कर लगाते हैं और जो दूर हैं वो ज़्यादा चक्कर लगाते हैं, लंबा। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन। अब जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपनी जगह पर भी घूमते हैं और सन के चारों तरफ भी घूमते हैं। जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसको कहा जाता है रेवोल्यूशन। जो अपनी जगह पर घूमते हैं, जैसे कि टॉप लट्टू घूम रहा है, देख रहे हो ना पिक्चर में, ऐसे अगर कोई चीज़ घूमती है उसको बोलते हैं रोटेशन। ये रोटेट हो रहा है, ये पंखा जो देख रहे हो पंखा रोटेट हो रहा है, लेकिन सन जो है वो उसके चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, रिवोल्यूशन। Some planets are known to have moons or satellites revolving around them. Any celestial body revolving around another celestial body is called its satellite. कई प्लैनेट्स, कई ऐसे हैं जिनके चारों तरफ कुछ और प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, या फिर सैटेलाइट्स भी कहते हैं उसको। जैसे कि अर्थ जो है, अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? मून। इसीलिए मून अर्थ का एक सैटेलाइट भी कहलाता है। और अर्थ जो है उसको हम सन का एक सैटेलाइट कह सकते हैं, क्योंकि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, ये तो सैटेलाइट वो हैं जो नेचुरली बने हुए हैं, यानी कि मून अर्थ का एक सैटेलाइट है क्योंकि वो चारों तरफ चक्कर लगाता है अर्थ के। लेकिन कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली बने होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम बनाते हैं। जो नेचुरली बने होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट, जैसे कि मून हो गया, अर्थ हो गया, एटसेट्रा।
और जिनको हम बनाते हैं उन सैटेलाइट्स को कहा जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। द प्लैनेट मरकुरी, मरकुरी के बारे में बात करेंगे। ये सन से काफ़ी करीब, यानी कि सन के सबसे करीब जो प्लैनेट है वो है मरकुरी, और ये सबसे छोटा प्लैनेट भी है। मरकुरी सबसे करीब है, इसीलिए इसको देख पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये सूरज की चमचमाती रोशनी के अंदर छिप जाता है, इसलिए हम इसको देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब सूरज उगता है उस समय और जब सूरज डूबता है तब ये हम हॉरिजॉन यानी कि एकदम दूर, ऐसा लगता है ना एक जगह पे जहाँ पर ज़मीन और आसमान मिल रहे हैं, जब आप यहाँ से दूर तक देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वहाँ पर सामने आसमान नीचे आ गया है और धरती उससे मिल गई है, तो वहाँ पर ये हमको दिखेगा। सबको नहीं, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। लेकिन मरकुरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। दूसरा प्लैनेट है वीनस। वीनस की बात करते हैं, ये मरकुरी के बाद आता है। पहला मरकुरी, मरकुरी के बाद वीनस आता है। ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है स्काई के अंदर, यानी कि रात के समय इसको आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा। कभी कभी ये वेस्टर्न स्काई में भी दिखाई देता है, वरना ये बहुत ज़्यादा चमकता है। वीनस का भी कोई मून या सैटेलाइट नहीं है। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवॉट अनयूजुअल, इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट व्हाइल द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ये प्लैनेट जो है ये भी अपने एक्सिस पे घूमता है लट्टू की तरह, टॉप की तरह, लेकिन बात यह है कि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, लेकिन ये प्लैनेट जो है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है। ये इसकी खास बात है। आगे हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ जो एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां पर रहने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, यानी कि हवा, पानी, ये सब चीज़ें हैं, वरना हम यहाँ भी ना रह पाएँ। अर्थ जो है वो सन से एक बराबर डिस्टेंस के ऊपर है। अगर हम बहुत ज़्यादा दूर होते तो बर्फ़ जम जाती, हम सूरज की रोशनी को पर्याप्त मात्रा में न ले पाते, जिससे अर्थ के ऊपर रहना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन अर्थ का जो डिस्टेंस है वो एकदम बराबर है। अगर सन के पास में ज़्यादा होती तो आग से झुलस जाते हैं हम लोग, तो इसलिए हाँ, इसका जो दूरी है वो बराबर है। और अर्थ के ऊपर ओजोन लेयर भी है। ओजोन लेयर जो है वो क्या करती है, अर्थ को हार्मफुल रेज जो होती हैं सन की, उनसे बचाती है। तो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे भी घूमती है, और मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ भी घूमता है। अर्थ जो है थोड़ी सी टिल्टेड है। टिल्टेड का मतलब होता है थोड़ी सी टेढ़ी है। अर्थ ऐसे सीधी गोल नहीं होती है, वो गोल तो है लेकिन टेढ़ी है। आपने देखा होगा, ग्लोब देखते हो, ग्लोब देखा होगा कभी, वो टेढ़ा दिखाया जाता है। तो अर्थ भी ग्लोब की तरह है, इसी कारण से इसके सीजन्स भी होते हैं। जो एरिया सन के पास में होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो एरिया सन से दूर होता है नीचे का, वहाँ पे ठंडी पड़ती है। मार्स की बात करते हैं, जिसको मंगल ग्रह भी कहते हैं। ये प्लैनेट जो है ये अर्थ के बाद आता है। ये थोड़ा रेड कलर का दिखाई देता है, इसीलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। तो मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मार्स के 2 सैटेलाइट हैं। जुपिटर की बात करते हैं, जिसको बृहस्पति भी कहते हैं। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और ये अर्थ से 1300 गुना बड़ा है। यानी कि एक हमारी जो अर्थ है, अगर 1300 अर्थ को जोड़ेंगे तो एक जुपिटर बनेगा। कितना बड़ा है सोच लो, ठीक है। इसका मास यानी कि कितने मटेरियल से मिलकर बना है वो भी आप देख सकते हैं कि 318 गुना, यानी कि अगर आप 318 बार अर्थ के मैटर को जोड़ें तब कहीं जाके एक जुपिटर बनेगा। वो बड़ी तेज़ी से अपने एक्सिस के पर घूमता रहता है। ये बहुत बड़ा है और इसके बहुत सारे सैटेलाइट्स भी हैं। जुपिटर जो है वो बहुत ही ब्राइट दिखाई देता है, लेकिन इसको देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। सैटर्न जो है वो जुपिटर के बाद आता है। ये जरा येलो कलर का दिखाई देता है, और इसी कारण से ये यूनिक है। यूनिक होने का एक कारण ये है कि इसके ऊपर येलो कलर की रिंग्स दिखाई देती हैं, जिसको हम आम आंखों से नहीं देख सकते हैं। रिंग देख रहे हो ना ऊपर पिक्चर में। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लेनेट है, लेकिन सैटर्न के चारों तरफ रिंग भी दिखाई देते हैं, इसीलिए काफ़ी स्पेशल है, यानी कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। One interesting thing about Saturn is that it is the least dense among all planets. Its density is less than that of water.
एक खास बात इसके लिए ये भी है कि ये बहुत ही कम डेंस है, इसकी डेंसिटी बिल्कुल कम है, यानी कि घन एकदम सघनता बोलते हैं जिसको, वो बिल्कुल ही कम है। यूरेनस और नेपच्यून की बात करते हैं, दीज आर आउटर मोस्ट प्लैनेट्स। यूरेनस और नेपच्यून बाहर में आते हैं, सब प्लैनेट यानी कि एकदम आउटर मोस्ट में आते हैं। दे कैन बी सीन ओनली विद द लार्ज टेलीस्कोप्स, इसको लार्ज टेलीस्कोप की मदद से ही आप देख सकते हो। They can be seen only with the help of large telescope like Venus. Uranus also rotates from east to west. Venus की तरह यूरेनस जो है वो भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है। The most remarkable feature of Uranus is that it has highly tilted rotational axis. अब इसका एक बात ये भी है कि इसका जो एक्सिस है ना, अर्थ थोड़ी सी टेढ़ी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेढ़ा है, ये तुम्हारी तरह एकदम टेढ़ा है। तो इस कारण से इसकी एक खास बात है कि इस प्रकार से ये घूमता है। The first four planets, Mercury, Venus, Earth and Mars, are much nearer to the Sun than the other four planets. They are called the inner planets. अब देखो अर्थ जो आती है, अर्थ के अंदर जो प्लैनेट्स हैं, यानी कि अर्थ और सन के बीच के जो प्लैनेट्स हैं उनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, और अर्थ के बाहर जो प्लैनेट आते हैं, अर्थ के बाद आते हैं, उनको हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। The planets outside the orbit of Mars, namely Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, are much farther off than the inner planets. अब अंदर के प्लैनेट्स है वो सन के पास में है, इसलिए वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, और जो बाहर वाले सन से बहुत दूर है इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। अब कुछ और मेंबर्स के बारे में जानेंगे। इसमें पहला है एस्टेरॉइड। देयर इज अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, यानी कि जुपिटर और मार्स का जो ऑर्बिट है उसके बीच में बहुत गैप है, और इस गैप के अंदर बड़े बड़े छोटे बड़े हर तरह के जो ऑब्जेक्ट्स है वो घूमते हुए दिखाई देते हैं। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है एस्टेरॉइड्स। क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड कहाँ पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में। इन एस्टेरॉइड्स को आप टेलीस्कोप से देख सकते हो। कॉमेट्स की बात करते हैं। कॉमेट्स भी सोलर सिस्टम का ही मेंबर है। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट, however their period of revolution around the sun is usually very long. A comet appears generally as a bright head with a long tail. The length of the tail grows in size as it approaches the sun. The tail of a comet is always directed away from the sun. अब कॉमेट की बात करते हैं। आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर पिक्चर में आपको एस्टेरॉइड दिखाई दे रहे हैं, पिक्चर दिया गया है 17.25 में। तो ये जो है जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में गैप ज़्यादा है, यहाँ पर आपको बहुत सारे एस्टेरॉइड्स दिखाई देंगे। अब बात कर रहे हैं हम कॉमेट की। कॉमेट जो है वो लगभग कई सालों में एक बार दिखाई देता है भाई, हर रोज नहीं दिखाई देगा, हर समय नहीं दिखाई देगा, कई सालों में एक बार दिखाई देगा। और जब वो दिखाई देगा तो उसकी एक लाइट, ब्राइट लाइट होती है ना, जो चमकती हुई लाइट, वैसे दिखाई देता है, और उसकी एक पूंछ होती है, ऐसा दिखाई देता है, और वो पूंछ सन की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। पिक्चर आप देख सकते हो, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ए कॉमेट। कॉमेट आपको दिखाई दे रहा है अलग अलग जगहों पर। तो ये अलग अलग पोजीशन आप देख रहे हो, सन के दूर, यानी कि सन जहाँ है उसके ऑपोजिट साइड में उसकी पूंछ होती है। ठीक है, आप यहाँ पर एक और देख रहे हो, मीटियर दिया गया बाजू में। तो मीटियर और कॉमेट के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। मैनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियडिकली। वन सच कॉमेट इज हेलीज कॉमेट विच अपीयर्स आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर्स। अब कॉमेट्स जो है वो भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनको चक्कर लगाने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए वो कभी कभी कई सालों में एक बार दिखाई देते हैं। एक ऐसा कॉमेट है हेलीज कॉमेट, ये आपको याद रखना है। कौन सा कॉमेट है? हेलीज कॉमेट, जो कि लगभग 76 साल में एक बार दिखाई दिया था। कितने साल में? 76 ईयर्स के अंदर एक बार दिखाई दिया था। अब ये पहले दिखाई दिया था 1986 के अंदर, यानी कि 1986 के 76 ईयर बाद। अगर हम बात करें 96, 2006 और 2016, अराउंड समझ लो कि ये 2050 के आजू बाजू ये दोबारा दिखाई देगा, 50-55 के आजू बाजू। ठीक है। मीटियर्स एंड मीटराइट्स एट नाइट स्काई, व्हेन द स्काई इज क्लियर एंड द मून इज नॉट देयर, you may sometimes see bright streak of lights in the sky. These are commonly known as shooting stars. Although they are not stars, they are called meteors. A meteor is usually a small object that occasionally enters the Earth's atmosphere. At that time, it has a very high speed. The friction due to the atmosphere heats it up, it glows and evaporates quickly. That is why the bright streak light lasts for a very short time. आपने कभी कभी देखा होगा आसमान के अंदर कि तारा टूटता हुआ दिखाई देता है। हम क्या बोलते हैं? तारा टूट गया। एक्चुअली में तारा नहीं होता टूटता हुआ, तो क्या होता है पता है? इट्स अ मीटियर। मीटियर एक ऐसे ऑब्जेक्ट है, वो भी अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं,
लेकिन जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं, ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं तो फ्रिक्शन क्रिएट होगा। फ्रिक्शन मतलब एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो रगड़ने की वजह से वो बहुत तेज़ी से जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा रगड़ आती है और जिससे आग लग जाती है उसको, और वो जल जाता है और वेपर बनकर उड़ जाता है, वहीं ख़त्म हो जाता है वो। सम मीटर्स आर लार्ज, कुछ तो ऐसे होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए वो एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं तो पूरे तरीके से इवेपोरेट नहीं होते हैं। ऐसे में उनका बॉडी का कुछ पार्ट जो है वो अर्थ के ऊपर आकर गिर जाता है। जब वो कुछ पार्ट अर्थ के ऊपर गिरता है आके, उसको हम कहते हैं मीटियोराइट। क्या कहते हैं? मीटियोराइट। अब दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। मीटियोर मतलब जब वो ऊपर से एंटर होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो पूरे तरीके से जल जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, उसको बोलते हैं मीटियर। और अगर बड़ा साइज हो उसका तो पूरा नहीं जलता है, पूरा एवेपोरेट नहीं होता और कुछ पार्ट अर्थ पे गिर जाता है, जिसको हम कहते हैं मीटियोराइट। और इस मीटियोराइट को हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो खोज के लिए यूज़ करते हैं, उसके बारे में जानने के लिए। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। अब सैटेलाइट जो है, जैसे मून अर्थ का सैटेलाइट है, वैसे ही अदर प्लैनेट्स के भी सैटेलाइट्स हैं, लेकिन कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो हमने खुद बनाए हैं, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट या फिर मैन मेड सैटेलाइट भी इसको कहा जाता है। इनको अर्थ से हम लोग लॉन्च करते हैं, यानी कि ज़मीन से इसको छोड़ा जाता है, ये ऊपर जाकर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं और बाद में ये हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। भारत के द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला सैटेलाइट जो था उसका नाम था आर्यभट्ट। इसके बाद भारत के कुछ और इनसैट, IRS, कल्पना 1, एड्यूसैट जैसे सैटेलाइट्स जो हैं वो हमने अंतरिक्ष में छोड़े हैं। इनका उद्देश्य इतना है, आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर, ये जो पिक्चर देख रहे हो ये सब सैटेलाइट्स ही हैं। अब ये सैटेलाइट्स जो हैं इनके ऊपर जाकर जो इनका कार्य है वो ये है कि हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं उस जगह के बारे में, उस पर्टिकुलर बॉडी के बारे में खोज करने में हमारी मदद करते हैं। और इनका यूज़ हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे मौसम की जानकारी का पता लगता है हमको, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के पास आ रहा है, कोई दूर जा रहा है, एक्सेट्रा, वो सब जानकारी हमें इन सैटेलाइट्स की मदद से ही मिलती है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, द स्टार, द सन एंड द सोलर सिस्टम।